अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं वाराबंदी। इरिगेशन सिस्टम में वाराबंदी किसको कहते हैं? तो वाराबंदी एक तरह का एग्रीमेंट होता है, ठीक है, कि जो किसानों के दरमियान होता है। आपको पता है किसानों को के लिए पानी की क्या अहमियत है? उनके जो भी फार्म वगैरह होते हैं, फील्ड, ठीक है, उसके अंदर पानी की कितनी अहमियत होती है। पानी के बगैर पौधा उग नहीं सकता, उनके किसान की जो है फसल वो ग्रो नहीं कर सकती। तो उसके लिए पानी की आपस में उनकी काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है, तो वो उसकी काफ़ी अहमियत होती है उनके लिए। तो उसकी पानी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उनकी आपस में कह सकते हैं कि काफ़ी इस पे झगड़े भी होते हैं। तो इसी वजह से वहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया जिसको लीगल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। लीगली भी होता है ये, फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप में होता है, ठीक है। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप को। तो ये एक तरह का डिसीजन, एक एग्रीमेंट है कि किसानों के दरमियान के इतने टाइम के लिए, इतने ड्यूरेशन के लिए मैं यूज़ करूँगा पानी। क्योंकि पानी का जो एक रास्ता आता है, एक रास्ता उस गांव में आ रहा है, ठीक है, उधर काफ़ी किसान काम कर रहे होते हैं। तो सबको अलग-अलग पानी मुहैया करने के लिए प्रॉपर उसके वे होना चाहिए, प्रॉपर डिसीजन, प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए कि हर अब वो कहे, एक बंदा कहे कि मैं, एक किसान कहे मैं सुबह के टाइम मुझे भी चाहिए और उसे दूसरे को भी चाहिए, तो वो उसमें जो ताकतवर होगा वो अपने ताकत के बलबूते पे, होता है ऐसे ही था पिछले वक्तों में, कि अपनी ताकत के बलबूते पे पानी ले लेता था और दूसरे छोटा किसान जो रह जाता था तो उसकी फसल तबाह हो जाती थी। इस तरह काफ़ी झगड़े हुए, ठीक है, कत्ल वारत भी होती थी। तो ये इन डिस्प्यूट से बचने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, ठीक है। एक्चुअली आपको अब समझ लगी होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, आज हम जो पढ़ेंगे इसके आउटकम्स ये होंगे कि इसमें एक इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले इसका, हम फिर इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि वाराबंदी से पहले इसमें हिस्ट्री, इसकी क्या हिस्ट्री थी और ये कैसे वजूद में आया सिस्टम। इसके बाद मीनिंग्स ऑफ वाराबंदी आ जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, हमारा क्या मकसद है, इसको बनाने का मेन मकसद क्या था, एम क्या था। इसके बाद साइकिल, ये किस तरह इसमें वाटर जो है वो किस साइकिल के थ्रू मूव करता है, और इसमें रूल्स हैं, फिर उसके बाद इसके क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस होते हैं। इसके बाद टाइप्स देख लेंगे इसकी, कितने किस्म की इसकी वाराबंदी की टाइप्स हैं। इसके बाद कैलकुलेशन शेड्यूल जो बनाए जाते हैं कि इतने ड्यूरेशन के लिए इतने किसान, इस किसान को मिलेगा, इतने ड्यूरेशन के लिए पानी इस किसान को मिलेगा। तो वो सारी शेड्यूल की कैलकुलेशन जो है वो पीछे बैक फुट पे की जाती है, तो वो इनको मुहैया की जाती है। तो कैलकुलेशन देखेंगे उसकी कैसे होती है, इसकी वाराबंदी लीगल सिस्टम कैसे है, उसमें लीगली जो एक हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू किस तरह होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन में सिंपली यहाँ पे पाकिस्तान कैन बी कंसिडर वाटर शॉर्ट, अब इसमें सिंपली यही बता रहा है कि पाकिस्तान एक वाटर शॉर्ट कंट्री है, ठीक है। इन्वायरमेंट में रह रहा है, यानी कि जहाँ पे पानी की पहले ही शॉर्टेज है और ज़मीन जो ज़रखेज़ है वो भी कम है। तो पानी चाहिए ज़मीन को अच्छा करने के लिए, उसकी ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, उसको एग्रीकल्चर कंट्री बनाने के लिए, हमें उसकी फसलों को बढ़ाने के लिए पानी की बहुत अहमियत है। जबकि पानी यहाँ पे कम है, तो पानी का ज़ाया हम बिल्कुल नहीं कर सकते। और पानी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, उसकी हर लैंड को पानी देने के लिए, मुहैया करने के लिए उसकी प्रॉपर एक मैनेजमेंट का सिस्टम होना लाजमी था, ठीक है। तो उसके तहत ये बनाया गया। तो यहाँ पे सिर्फ ये बताया कि पाकिस्तान में पानी की कमी किस हद तक है, ठीक है। तो अब ये आप फ्लो चार्ट देख सकते हैं, इसमें वो बता रहा है कि ग्राउंड वाटर यहाँ पे कितना आता है और उसके कितने लॉसेस हो जाते हैं, फील्ड के अंदर कितना पहुँचता है। इसी तरह सरफेस वाटर, एनुअल फ्लो रेट, रिवर के अंदर जो होता है वो कितना होता है टोटल, और उसका कितना पहुँचता है लॉसेस के बाद। इसी तरह फ्लो जो रेन वाटर है वो किस तरह पहुँचता है, ये सारी आप देख सकते हैं। अगर ये आपको क्लियर नहीं हो रही तो मैं एक और पिक भी थी, आपको पता होगा इरिगेशन की, जब हम स्टार्ट की थी, लेक्चर स्टार्ट किए हैं, तो उसकी स्टार्टिंग में लेक्चर के मैंने आपको फ्लो चार्ट करवाए थे कुछ, जिसमें पानी की वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ग्राउंड से फील्ड के अंदर तक, वो दिखा देता हूँ आपको। पहले तो देख लें, ये देख सकते हैं फ्लो चार्ट ऑफ रेन वाटर, ठीक है। अब ये रेन वाटर जो है, बारिश का पानी, एक तो ये पानी के सोर्सेज पहले वो बताएगा कि पानी के सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो रेन वाटर है, ठीक है, जो बारिश के थ्रू आता है आसमान से। अब उसके बाद आ जाता है दूसरा कि जो सरफेस फ्लो, जिसको हम कहते हैं सरफेस फ्लो, रिवर वाटर कहलाता है। उसके अंदर आपके कैनाल आ जाते हैं और उसके डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स वगैरह, ये सारे उसमें सी वगैरह ये सारे आ जाते हैं, ठीक है, रिवर के अंदर। तो ये सरफेस वाटर फ्लो कहलाता है। अब एक वो किस्म का पानी है, और एक और पानी है जो कि ज़मीन के नीचे है, ठीक है। एक ज़मीन से ऊपर, एक ज़मीन पे और एक ज़मीन के नीचे। जो ज़मीन के नीचे पानी है उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। अब उसको निकालने के लिए हमें ट्यूबवेल्स यूज़ करते हैं। ट्यूबवेल भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राइवेट, एक हमारे पब्लिक होते हैं, ठीक है, लोकल जिनको कहा जाता है। अब तो ये देखते हैं हम पहले, रेन वाटर जो है हमारे पास टोटल जो आता है ज़मीन पे, फार्म गेट पे, वो कितना आता है, 13 मिलियन एकड़ फीट आता है, ठीक हो गया। अब इसके बाद वो कहता है कि ये, लेकिन जो पहुंचता है ये फार्म गेट तक तो इतना आ जाता है, उसके बाद आगे जाते जाते इसमें लॉसेस आ जाते हैं। लॉसेस फील्ड के अंदर जो होते हैं वो सीप कर जाता है, पानी नीचे चला जाता है। तो मुख्तलिफ लॉसेस क्या है उसको मैं डिस्कस कर रहा है।
उसमें 28% इस टोटल का लॉस आ जाता है, जो कि 4 मिलियन एकड़ फीट जो है वो ज़ाया हो जाता है, जबकि 9 मिलियन एकड़ फीट सिर्फ बचता है। ठीक है, 13 में से 9 बच गया, यानी कि फील्ड के अंदर 9 पहुंचा, 13 नहीं पहुंचा। तो ये लॉसेस आ जाते हैं इस तरह। और इसमें आ जाता है फ्लो चार्ट, ये सारा फ्लो चार्ट उसने उसमें यही डिस्कस किया हुआ है। फिर वो कहता है रिवर, जो सरफेस वाटर फ्लो है वो कितना होता है, टोटल रिवर का जो जितना भी फ्लो है, जितने भी रिवर्स पाकिस्तान में बह रहे हैं, ये पाकिस्तान की बात हो रही है। टिपिकली पाकिस्तान में सरफेस वाटर फ्लो टोटल कितना बहता है, तो उसके लिए यहाँ पे वो बताया एनुअली। यहाँ पे रिवर इंडस का जो है फ़्लो जो है वो बताया गया 90 मिलियन एकड़ फीट है, जबकि झेलम का 23 मिलियन एकड़ फीट है, जनाब का इसी तरह 27, और रिवर रावी और सतलुज का 3 और 2 मिलियन एकड़ फीट है। तो ये टोटल मिला के आपका 145 मिलियन एकड़ फीट बन जाता है अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो इस इतना पानी आपके पास टोटल सरफेस फ्लो है, लेकिन आपके पास जो है फार्म के लिए वो कितना आता है। अच्छा, उसमें भी मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये रिवर में भी कैनाल्स आ जाती हैं, ठीक है, तो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट है, और एक है सी, ठीक है, जो सी में समंदर में चला जाता है। समंदर वाला तो हमारा काम का नहीं है, ठीक है। कैनाल से हम फील्ड के अंदर लेके आते हैं, क्रॉप्स के अंदर लेके आते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कैनाल से। कैनाल में आ गया 105 मिलियन एकड़ फीट, ठीक है, कुछ परसेंटेज होती है वो इधर आ जाती है। फिर उधर से वो टोटल जो फील्ड के अंदर पहुँचता है वो 105 में से लॉसेस के बाद 72 पहुँचता है। मीन्स के 145 हमारा सरफेस फ्लो था, तो 72 उसका हाफ जो है वो फील्ड के अंदर पहुँचा। पहले ग्राउंड रेन वाटर का 9 पहुँचा 13 के बजाय, अब 145 की बजाय हमारे पास 72 पहुँचा, जो कि हम कह सकते हैं इसको हम बचाने के लिए, इन लॉसेस को ख़त्म करने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो मैनेजमेंट इसके थ्रू की जाती है। तो इसलिए इरिगेशन सिस्टम के लिए एक महकमा बनाया गया जिसके वाटर की मैनेजमेंट की जा सके, पानी को प्रॉपर वे में लॉसेस कम हो और उसका डिस्चार्ज कांस्टेंट रखा जाए अप्रोक्सीमेट, और उसका आपको आउटपुट अच्छा मिल सके। ठीक हो गया, एफिशिएंसी बढ़ाई जाए उसकी। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यहाँ पे लॉसेस कम करने के लिए डिपार्टमेंट बनाए गए और इसके लिए सिस्टम बनाए गए। इसके बाद आ जाता है सरफेस वाटर फ्लो। अब देख सकते हैं ये वही चार्ट है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एनुअली रिवर के अंदर 145 था, उधर 146 अप्रोक्सीमेट यही होता है। ठीक है, अब ये कैनाल, ये पूरा चार्ट ना आपको क्लियर दिखा देगा इमेज, उसमें क्लियर नहीं था। इसमें जो सी का है वो 25% है, जो कि आपका काम का नहीं है, वो सी में चला जाएगा। और कैनाल में जो आएगा, जो आपके काम का है, जो आपके लिए फील्ड में यूज़ होने वाला है, वो 75% है। जस्ट वो 109 मिलियन एकड़ फीट है। तो ये आपको कर करा के यहाँ पे लॉसेस के बाद एट द एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे 72 यहाँ पे परसेंट पहुँच रहा है टोटल का, यानी कि 32 मिलियन एकड़ फीट पहुँचता है आपके पास। 109 में से 32 मिलियन एकड़ फीट जो आपके पास क्रॉप के लिए पहुँचा, जबकि लॉसेस जो 28% हो गए इसमें। तो वही इस तरह है। तो ये सारा आप फ्लो चार्ट देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये सारे लॉसेस डिस्कस कर रहा है, तो फ्लो चार्ट उसमें भी यही था। इसके बाद आ जाता है आपके पास, यहाँ पे हम ग्राउंड वाटर देख लेते हैं। ग्राउंड वाटर में देख सकते हैं एक पब्लिक और एक प्राइवेट ट्यूबवेल्स होते हैं। ठीक है, 44 मिलियन एकड़ फीट से होता हुआ हमारा जो पब्लिक के लिए हमारा जो पहुँचता है पानी, जो पहुँचता है वो 5 मिलियन एकड़ फीट पहुँचता है, जबकि प्राइवेट जो है वो 29 मिलियन एकड़ फीट हमारे पास पानी पहुँचता है। ठीक है, 45 में से। तो आप देख सकते हैं इसकी रेशो। तो पानी के काफ़ी लॉसेस हो जाते हैं, तो इसके लिए सिस्टम बनाया गया। फिर उसके बाद आ जाती है हिस्ट्री ऑफ वाराबंदी। इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसमें इसके बनाने का मकसद क्या था, हिस्ट्री में किस तरह ये सिस्टम चल रहा था। हिस्ट्री में भी ये सिस्टम था, लेकिन उसका एक नाम नहीं दिया गया था। ठीक है, तो वो उसमें इस तरह ही चलता था। द आइडिया डैट देयर इज़ अ डिस्टिंक्ट इरीगेशन रिलेटेड कल्चर इन द साउथ एशिया रिलेट्स टू द रीजन्स लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द इरीगेशन डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिस। वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ साउथ एशिया के मतलब सिटीज़ में, ठीक है, वहाँ पे ये सिस्टम चल रहा था, लेकिन इससे मुख्तलिफ था वो थोड़ा। उसमें ये था कि वो बड़े लोग वहाँ पे जो जिन पे एतमाद करते थे, वो वहाँ के बड़े जो हजरात थे, उनके एक पंचायत बिठा के फ़ैसला कर लेते थे कि मतलब आपस में फ़ैसला करते थे कि अब इस किसान को कितना टाइम दिया जाएगा पानी के लिए, इस मतलब इंसाफ करते थे उनके दरमियान पानी का। ठीक है, तो एग्रीमेंट, वो भी एक तरह का एग्रीमेंट ही होता था आपस में, वो बाहमी ताल्लुकात से वो बैठ के बात करते थे, और उसके मुताबिक वो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते थे कि रात के इतने टाइम से सुबह के इतने टाइम तक आपको पानी लगेगा, उस दिन से मेरा टाइम स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं पानी यूज़ करूँगा, आप नहीं करेंगे। तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करते थे उनके बड़े बैठ के, जो मामला तय पाते थे वो उसके थ्रू कर लेते होते। तो अब ये वाराबंदी वहीं से आगे बढ़ता बढ़ता ये आपके गवर्नमेंट लेवल तक आ गया, जब उसमें यहाँ पे बड़े जो ज़मींदार थे, जो ताकत वाले थे, वो अपनी अजारादारी दिखाने लगे, वो किसी की नहीं सुनते थे, या मतलब एक दूसरे पे कब्ज़े जमाते थे। तो वो अपने पानी पे अपना हक समझते थे खींच लेना, तो दूसरे को वो नहीं पानी पहुँचने देते थे, अपने टाइम ही यूज़ करते थे बस।
तो वो उन लोगों को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए, उन झगड़ों को ख़त्म करने के लिए ये गवर्नमेंट लेवल पे लाया गया, जहाँ पे अथॉरिटी के थ्रू पानी की एग्रीमेंट करवाई गई आपस में कि एग्रीमेंट के थ्रू पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा और जिसका जितना हिस्सा होगा उसको उतना हिस्सा इंसाफ के थ्रू मिलेगा। ठीक है, बड़े किसान को ज़्यादा पानी चाहिए क्योंकि उसका बड़ा फील्ड है उसको एग्रीगेट, उसको इरिगेशन करने के लिए। तो इसी तरह ये आया हिस्ट्री में, ये यूज़ होता था, लेकिन बड़े लोग बैठ जाते थे या फिर हिस्ट्री में झगड़े भी होने लगे जिनके कारण ये गवर्नमेंट लेवल पे लाया गया। ठीक है, तो इसमें ये कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। अब इसके बाद है मीनिंग ऑफ वाराबंदी। वाराबंदी इज़ अ रोटेशनल मेथड फॉर द equitable distribution of the available water in the irrigation system by turn fixed according to the predetermined schedule, specify the day, time and duration of the supply to each irrigator in the proportion to the size of his land holding in the outlet command। वो कहता है कि वाराबंदी एक तरह का रोटेशनल मेथड है। ठीक है, ये साइकिल में मूव होता है। ठीक है, पानी इसमें पहुंचता है हर हर घर में, यानी कि हर फार्म के गेट पे पहुंचेगा। ठीक है, हर फार्म को मिलेगा, लाजमी बात है। इस इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब उसके बाद वो कहता है कि ये जो इरिगेशन सिस्टम है ये है कि नंबर लगाए गए हैं कि इस किसान का इतना नंबर है, इतने नंबर पे इसको पानी मिलेगा, तो तीसरे चौथे नंबर पे इस किसान की बारी है, फिर पाँचवें छठे पे इसकी बारी है। तो ये बारियां लगाई गई उनकी कि ठीक है, तो टर्न का मतलब कि फ़िक्स कर दिया गया कि इसकी इतनी बारी है, इतने नंबर पे इसका पानी ये यूज़ करेगा। तो अकॉर्डिंग टू प्री डिटर्मिन, ये पहले से डिटर्मिन किया गया, इसका शेड्यूल बनाया गया कि किसको कितना पानी और किस टाइम पे मिलेगा। वो सारा दिन, टाइम और ड्यूरेशन जो है वो सप्लाई का वो डिसाइडेड था। ठीक है, वो शेड्यूल किया गया था। तो वो वाराबंदी करके हमें उनको रोटेशनल मेथड के ज़रिए पहुंचाया गया। मींस कि एक आप हेड से आपका स्टार्ट हो रहा है पानी, ठीक है, जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ पे फार्म पहला आ गया, दूसरा फार्म आ गया, फिर तीसरा चौथा लाइन के में आते गए फार्म। तो पहले को पहले पानी मिल जाएगा, जाहिर सी बात है, उसको डिस्ट्रीब्यूट जितना होना है, उसके बाद टाइम के बाद जितना उसका टाइम है, उसके बाद नेक्स्ट पे, फिर अदर नेक्स्ट पे, फिर देन नेक्स्ट पे होता होता ये टेल तक पहुंचेगा। टेल क्या होगा? टेल एंड उसका जो फार्म होगा वहाँ पे सारे फार्म ख़त्म हो जाएंगे। आखिरी फार्म को जब पानी मिल जाएगा, फिर पानी सर्कल से होता हुआ, उस किनार से होता हुआ वापस मूव करेगा और देन वो फिर एक सर्कल के थ्रू दोबारा से वो साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। आखिरी फार्म को मिलेगा, फिर दोबारा पहले फार्म को मिलेगा, फिर दूसरे, तीसरे, फिर लास्ट फार्म को, एंड फिर फर्स्ट पे आ जाएगा। तो ये एक साइकिल है ये वाराबंदी का। ठीक है, रोटेशनल मेथड इसलिए इसको कह रहा है। और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, यानी कि इंसाफ से जिसको जितना पानी रिक्वायर्ड है जिसके फार्म को उतना दिया जाएगा। ठीक है, और द टर्म वाराबंदी मीनिंग द टर्न एंड द फिक्स्ड। वाराबंदी, वो कहता है वारा का मतलब, ये पंजाबी वर्ड है। ठीक है, वारा का मतलब है कि बारी, टर्न, ठीक है, उसकी बारी है। अब उसके बाद है बंदी, एक फिक्स्ड टर्म है, यानी कि फ़िक्स कर दिया गया, उसकी बारी फिक्स हुई पड़ी है कि वो उतने उस टाइम बारी, जब उसकी बारी आएगी उसी वक्त में उसको पानी मिलेगा। तो ये फिक्स्ड है। ठीक है, और ये एंड मल्होत्रा साहब हैं, इन्होंने कहा था कि वाराबंदी इज़ नॉट जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ वाटर फ्लोइंग इनसाइड अ वाटर कोर्स अकॉर्डिंग टू द रोस्टर, बट इट इज़ एन इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एक्सटेंडेड फ्रॉम द सोर्स टू फार्म गेट। वो कहता है कि ये सिर्फ यही नहीं है, वाराबंदी सिर्फ ये सिस्टम का नाम नहीं है कि पानी आपने डिस्ट्रीब्यूट किया एक फार्म में, दूसरे फार्म में, और एक को वाटर कोर्स के थ्रू। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, ये शेड्यूल के मुताबिक आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये वाराबंदी नहीं है। जस्ट यही नहीं है, इसके अलावा इसके अंदर ये चीज़ें भी हैं कि वाटर की प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू उसको पहुंचाया गया, सोर्स से लेके उसके गेट तक, यानी कि पानी की मनसूबाबंदी की गई और उसको प्रॉपर थ्रू चैनल, ठीक है, पहुंचाया गया, जिसमें लॉसेस कम से कम हुए। ठीक है, पहले हिस्ट्री में आप देखें तो वहाँ पे कोई ख़ास उसमें नाले पक्के नहीं किए जाते थे, तो वो पानी काफ़ी सारा लॉस हो जाता था आते आते, तो पानी के लॉसेस से भी बचाएगा। तो वाटर मैनेजमेंट भी की गई है वाराबंदी में। और ऑब्जेक्टिव ऑफ वाराबंदी आ जाते हैं। एन इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू अचीव टू मेन ऑब्जेक्टिव, हाई एफिशिएंसी, इक्वलिटी इन द वाटर यूज़। वो कहता है कि इसको वाराबंदी को बनाने का मकसद, इस सिस्टम को लाने का मकसद ये था कि इसके मेन दो ऑब्जेक्टिव थे कि एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके, ठीक है, पानी की, और मैनेजमेंट की जा सके पानी की, और इक्वली सबको पानी डिस्ट्रीब्यूट भी हो सके, पानी की ज़ाया भी ना हो और पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए। ठीक है, तो इस सिस्टम को वाराबंदी के ऑब्जेक्टिव्स का नाम दिया गया। ठीक है, इसके बाद एडवांटेजेस आ जाते हैं कि इसके क्या फ़वाइद। इसके एडवांटेजेस में ये आ जाते हैं कि देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ वाराबंदी, इंक्लूड्स इंक्रीजिंग दी। सबसे बड़ी बात कि इससे क्रॉप जो फसल है वो ज़्यादा होगी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी।
ज़्यादा उसकी मिकदार हो जाएगी, बिकॉज़ कि पानी जो है पहले सिर्फ एक फार्म को मिल रहा था जो कि बड़ा किसान था, वो अपनी इजारेदारी कायम किया हुआ था वो हिस्ट्री में, ठीक है, वो अब किसी को पानी यूज़ नहीं करने दे रहा था, तो वो पानी का हक समझता था और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो पानी सिर्फ एक फार्म में लग रहा था। अब जो मैनेजमेंट के थ्रू सबको पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो वाराबंदी करेगी, इस सिस्टम के थ्रू होगा। और अब वो सिस्टम में के थ्रू हर फार्म को जब होगा तो फार्म काफ़ी सारे होंगे, उनसे काफ़ी सारी फसल आएगी, जिसकी क्रॉपिंग की इंडस्ट्री बढ़ जाएगी, और इससे आपकी कह सकते हैं इरिगेशन डिसिप्लिन भी आपका मेंटेन रहेगा, कॉमन इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, लोगों का इस तरफ रुझान आएगा, ग्रेटर इकोनॉमी भी हमारी स्टेबल होगी। जाहिर सी बात है, जितनी क्रॉप प्रोड्यूस होगी उतनी इकोनॉमी डिस्टर्ब नहीं होगी, और हमारी वाटर की मैनेजमेंट भी होगी, जिसके थ्रू भी हम काफ़ी सारे लॉसेस से बच जाएंगे। और इसके बाद डिपेंडेंट एबिलिटी, और इस पे लोगों एक दूसरे पे इन्हिसार भी नहीं करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब इसमें पॉवर्टी वगैरह ये चीज़ें ख़त्म होंगी, किसान मतलब ज़्यादा ग्रो करेंगे, तो उसके थ्रू वहाँ पे उनकी जो है लिटरेसी रेट वो भी अच्छा होगा। इट्स ट्रांसपेरेंसी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन वर्क, वो कहता है कि इसके फ़ायदा ये भी है कि ये एक ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल वाज़ेह है, शफाफ है, इसमें सिस्टम को में कोई छुपी बात नहीं है, ठीक है, जो है सामने है, सब कुछ शेड्यूल के मुताबिक है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इतना सिंपल है, इसको अडोप्ट करना कुछ मुश्किल नहीं है। वही बात है, जो आपको शेड्यूल दे दिया गया उसी ड्यूरेशन में आपको पानी दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि अब ये भी होता है अक्सर कि पानी आपको कर दिया गया इस टाइम के, इस ड्यूरेशन में आपका पानी का टाइम है, अब वो किसान यूज़ करने लगा है, वो छोटा किसान है, तो बड़ा किसान आके उसको धमकियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें दे, तो वो भी नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज़ कि यहाँ पे पीछे एक बैकफुट पे एक इसके लिए एक एजेंसी बनाई जाती है, ठीक है, एजेंसी हायर की जाती है, जो कि कह लें कि पुलिस अथॉरिटी होती है, तो वो इनको यहाँ पे कैप्चर करती है, ठीक है, वो इनको इन चीज़ों से दूर रखती है। तो ये सिंपल भी है, इम्प्लीमेंट भी करने में इजी है, और लोग इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इसके बाद वाराबंदी इज़ अ फेयरली स्ट्रॉन्ग एंड वाइड सेपरेट, इसके बाद ये काफ़ी वाज़ेह है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वाराबंदी इंश्योर इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द ईच फार्म फील्ड रिगार्डलेस ऑफ वेदर द लैंड इज सिचुएटेड एट द अपर। वो कहते हैं यहाँ पे जो है ना, वाराबंदी हर जगह हर फार्म के फील्ड में पहुँचेगा, ये लाजमी बात है। ये नहीं हो सकता कि पानी नीचे से अगर आ रहा है तो ऊपर, अगर किसान के एक फील्ड है वो बहुत ऊपर है तो उधर पानी नहीं जाएगा, ये बात नहीं है। किसी ना किसी थ्रू के शेड्यूल प्रॉपर चैनल के थ्रू वहाँ पे पानी पहुँचाया जाएगा, लाजमी है, ठीक है, इस सिस्टम के थ्रू। तो ये यहाँ पे कोई नहीं है कि वहाँ पे पानी नहीं पहुँचेगा, या अगर वो किसान छोटा है या उसकी कास्ट कुछ इस तरह की है या वो मुसलमान नहीं है, तो इस तरह ये चीज़ें पॉलिटिकली नहीं देखी जाएंगी, ठीक है, या वो पॉलिटिकली कोई इसमें पावर है या नहीं है, तो वो चीज़ें नहीं काउंट की जाएंगी। इसमें सिंपल ये देखा जाएगा कि किसको कितने पानी की ज़रूरत है, तो उसको उतना पानी शेड्यूल के थ्रू मिलेगा, तो ये एडवांटेज हैं इसके। इसके बाद वो कहता है इसका साइकिल क्या है। साइकिल समझने सिंपल इसका इसी है कि वाराबंदी कंटिन्यूस एक रोटेशन है, ठीक है, मूव हो रहा है। ये टेल्स मैंने आपको बताया, हेड से टेल की तरफ जाएगा और टेल से फिर हेड की तरफ आएगा, फिर हेड से टेल की तरफ, तो ये इस तरह पानी इसका मूव होता रहेगा, ठीक है। हेड से लेकर टेल के दरमियान में जितने फार्म आएंगे उन सबको इक्वली पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पे वाराबंदी के सिस्टम के थ्रू। अब इसमें वो कहता है वन कंप्लीट साइकिल लास्ट, ये 7 दिनों तक इसका शेड्यूल किया जाता है कि एक 7 दिन तक इसका एक साइकिल कंप्लीट होगा, फिर 7 दिनों बाद दोबारा से साइकिल स्टार्ट होगा, फिर दोबारा से पहले फार्म को मिलेगा, फिर दूसरे तीसरे, फिर एंड लास्ट फार्म को 7वें दिन, फिर 7वें दिन कंप्लीट हो जाएगा जब 7 ड्यूरेशन, 7 दिन भी हो सकता है, 10 दिन 10 दिन भी हो सकते हैं, और हाफ डेज़ भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है उसके उस जगह के क्रॉप प्रोडक्शन पे, ठीक है, कि फार्म वहाँ पे किस किस्म के हैं, वाटर कोर्स किस किस्म के हैं, पानी कितना चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि कितने दिन में एक साइकिल कंप्लीट हो सकता है, ठीक है, थ्रू प्रॉपर चैनल। तो इसमें यहाँ पे ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो एक कंप्लीट रोटेशन है, ये एक साइकिल है, ये हर किसी को पानी देता है। साइकिल बिगिन एट दी हेड एंड, ये वही बात है कि हेड से स्टार्ट होगा और टेल पे ख़त्म होगा प्रॉपर। इसमें टाइम ड्यूरेशन सबका वो ही होगा जो उसको अलॉट किया गया जाएगा, कि अगर एक बड़ा चैनल है तो उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा पानी के लिए, और एक छोटा किसान है जिसको पानी की कम ज़रूरत है तो फिर उसके लिए वहाँ पे पानी कम मुहैया किया जाएगा, उसको टाइम उसका कम होगा। उसके बाद वो कहता है ईच ईयर, हर साल यहाँ पे प्रेफरेबली एट कैनाल, जब कैनाल नहरें बंद होती हैं तो वाराबंदी साइकिल रोटेटेड बाय 12 और टू गिव अ रिलीफ टू दोज फार्मर हु हैड देयर टर्न ड्यूरिंग द नाइट इन द प्रीसीडिंग ईयर शेड्यूल, ठीक है। तो वो कहते हैं ये एडवांटेज भी दिया जाता है उनको कि उनका जो है
नाइट में उनका पानी मिलता था जब, तो उसको रोटेट करके 12 आवर में पानी का जो है साइकिल वाराबंदी का किया जाता है। उनको एक तरह से पानी का टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा दे दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है उनके लिए, उनको रिलीफ देने के लिए कि उनके पहले जो नाइट में होता था पानी प्रोसीडिंग शेड्यूल, तो उसको कह लें कि रिलीफ देने के लिए वहाँ पे ये मुहैया किया जाता है, सहूलत दी जाती है। टाइम ड्यूरेशन ऑफ ईच फार्म इज़ प्रोपोर्शनल टू द साइज़ ऑफ द फार्मर लैंड होल्डिंग। अब ये कहता है कि टाइम ड्यूरेशन उतनी ही होगी उस फार्मर की जितना अकॉर्डिंग टू उसके लैंड होल्डिंग, के उसकी ज़मीन कितनी है, जितनी ज़मीन को पानी देना है। अगर ज़्यादा ज़मीन है तो ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन होगा उसका पानी का मिलने का, ठीक है। तो इस तरह बताया हुआ है यहाँ पे। तो ये उस पर डिपेंड करता है लैंड होल्डिंग पे। एक सर्टन टाइम अलाउंस इज़ आल्सो गिवन टू द फार्मर। वो कहता है कि कन्वे टाइम, यानी कि पानी आपका हमने कन्वे किया, ठीक है, एक फार्म में हो गया, अब दूसरे फार्म की तरफ पानी मूव कर रहा है, तो उस पानी आने तक, उसके दूसरे फार्म तक आने तक जो है पानी का टाइम है यूज़ हुआ, जो पानी आने का, क्योंकि पानी पहले खाले में भरेगा, ठीक है, एक नदी बनी होती है जो उसमें भरेगा, फिर वो मूव करेगा। तो पानी पहले तो खाली होता है, ठीक है, नाले में, जब खाले में भरता है तो उसके बाद फिल होगा थोड़ा सा, तब जाके वो रनिंग में आएगा। तो इसलिए वो कन्वेंस टाइम, कुछ एक टाइम लगता है पानी का मूव होने में उस गेट तक, दूसरे फार्म में आने तक। तो जब फार्म में आने तक उसका टाइम तो स्टार्ट हो गया, तो वो कन्वेंस टाइम होता है। तो वो कन्वेंस टाइम की कुछ अलाउंस होते हैं, वो रखे जाते हैं कि अगर ये कन्वेंस टाइम इतनी लेंथ है एक फार्म से दूसरे फार्म तक, तो टाइम इतना लग जाएगा पानी को आते आते। तो वो पानी को आते आते जो टाइम लगेगा, वो टाइम की वजह से वो उनका लॉस हो जाता है टाइम का, तो वो उसमें रिलीफ देते हैं उनको, थोड़ा सा उनका टाइम बढ़ा देते हैं, अलाउंस देते हैं, ठीक है इसको। अब यहाँ पे वो कहता है कि सीपेज लॉस के कोई अलाउंस नहीं देता वो, यानी कि पानी अगर वहाँ पे आ रहा है, खाले में भर गया, उसका टाइम तो स्टार्ट हो गया, लेकिन वो पानी जितना आना चाहिए था वो उतना नहीं आया, थोड़ा कम हो गया, वो लॉसेस में चला गया। तो लॉसेस किस वजह से हुए, या सीपेज की वजह से, या फिर उधर किसी ने कुछ और उसमें हो गया, ठीक है, वजह बन गई कोई भी, उसमें पानी लॉस हो गया। तो पानी लॉस होने की वजह से वाटर कोर्स के अंदर, तो उसके लॉसेस वो नहीं देते, ठीक है, वहाँ पे स्पेशली उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया हुआ यहाँ पे। इसके बाद रूल्स आ जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद इसमें रूल्स में वो कहता है कि थ्योरेटिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉइंटली मैनेज लार्ज कैनाल इरिगेशन सिस्टम इन पाकिस्तान वाराबंदी रूल्स एंड ट्रेडिशंस एक्ट एज बाइंडिंग लीव फॉर द एजेंसीज एंड फार्मर इंटरफेस। वो कहते हैं यहाँ पे रूल्स इंप्लीमेंट किए गए हैं, ठीक है, रूल्स के थ्रू शेड्यूल दिया गया है कि इस शेड्यूल के मुताबिक ही चला जाएगा, ठीक है। जो इसके अगेंस्ट चलेगा उसके लिए यहाँ पे एक अथॉरिटी, जिस तरह पुलिस रखी जाती है चोर के लिए, ठीक है, पकड़ने के लिए, इसी तरह यहाँ पे एक एजेंसी रखी जाती है। एजेंसी का काम ये होता है कि उसको रूल्स इंप्लीमेंट किया जा सके, यानी कि कोई अपनी मनमानी ना कर सके वहाँ पर फील्ड में, ठीक है। तो जो शेड्यूल दिया गया उनको उसी मुताबिक पानी यूज़ किया जा सके, तो वो कानून लागू एक तरह से करने के लिए रखी जाती है एजेंसी। तो एजेंसी का ये काम होता है। सेंट्रल इरिगेशन एजेंसी मैनेज द प्राइमरी मेन कैनाल सिस्टम, मैनेज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूटरी एंड रिवर वाटर एंड हाइड्रोलॉजी वाटर आउटलेट। वो कहते हैं इसका मेन जो एम है वो ये है कि पानी मेन जो कैनाल है वहाँ से लेके हर फार्म के गेट तक पहुँचाना इसका काम है, ठीक है। उससे उसके रास्ते में कोई रुकावट ना बने, ये भी इसका काम है। अब इसके बाद वो कहता है एजेंसी हैज़ टू इंश्योर दी यूनिफॉर्म फ्लो। वो कहता है इसका ये भी काम है कि यहाँ पे वाटर की जो है यूनिफॉर्म फ्लो उसमें मूव हो, यानी कि पानी की कम लॉसेस हों, पानी ज़ाया कम से कम हो। तो ये भी इसकी अथॉरिटी का काम है, इसको प्रॉपर थ्रू मैनेजमेंट इसको प्रोसीड किया जाए, ठीक है, वो एजेंसी का ही काम है। तो एजेंसी इसमें यहाँ पे क्या हो सकती है, यहाँ पे जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट इसी काम के लिए बनाया गया, इरिगेशन सिस्टम को मैं अच्छा कर सके। तो इरिगेशन इसमें डिपार्टमेंट एक बना होता है, उसके अंदर एसडीओज़ का ये काम होता है कि वो एजेंसी होती है एक तरह की, वो, ठीक है, उनका ये काम होता है कि रोज़ वहाँ पे ड्यूटी होती है उनकी, वहाँ पे चेकिंग की जाए कि पानी सही जा रहा है, पानी यूनिफॉर्म फ्लो है या हर किसी को सही मिल रहा है। तो ये सारे वो एजेंसी वो होती है, ठीक है, उनका काम होता है ये। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म फ्लो को रखने के लिए वहाँ पे मैनेजमेंट की जाती है खालों की, ठीक है, वहाँ के जो मोगे वगैरह होते हैं उनकी मैनेजमेंट की जाती है, देखा जाता है उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। इसके बाद फार्मर्स विद इन दी वाटर कोर्स एक्सपेक्टेड टू मैनेज। वो कहता है कि अब वाटर कोर्स जब पानी जब आ गया फार्म के अंदर जो पानी आ गया है किसान के, तो अब उसका टाइम है, उस टाइम में वो पानी को जिस तरह मर्जी यूज़ करे, ठीक है। पानी की डिस्ट्रीब्यूशन वो किस तरह भी कर रहे हैं, लेकिन वो टाइम के अंदर रहते रहते उसको पानी मिलेगा, उसके अंदर वो उसकी मर्ज़ी वो किसी दूसरे किसान को पानी दे दे, ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू, या उनके अंदर किसानों के आपस में कोई जो भी एग्रीमेंट हुआ वो कर सकते हैं, ठीक है। उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो पानी की अपने आगे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इसमें
यहाँ पे ये है कि वो कहता है कि जब वो आगे म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेते हैं उस पानी की, तो वो ज़रूरी नहीं कि एजेंसी उसमें हाथ डाले, एजेंसी कहे कि नहीं ये पानी आप किसी को नहीं दे सकते, ये खुद यूज़ करेंगे आप, तो ये नहीं कर सकती वो, क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका है उनका फार्म्स का। ऑन दिस एग्रीमेंट ऑफ द टर्म्स हैज़ बीन एग्रीड अपॉन, एजेंसी डज नॉट इंटरफेयर, ठीक है। एंड और ये तब ही सिर्फ ये एजेंसी इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन अगर उन किसानों का एग्रीमेंट हुआ है तब उसके बाद भी वो लड़ाई कर रहे हैं या कोई डिस्प्यूट हुआ है उसकी वजह से कोई झगड़ा हो गया, तो ये झगड़े को ख़त्म करना ऑफिशियली नोटिस के थ्रू ये एजेंसी का ही काम है, ठीक है। एजेंसी आके उसको झगड़े को भी ख़त्म करेगी और उसको प्रॉपर चैनल उस प्रोसेस कार्रवाई को किया जाएगा। इसके बाद आया तक यहाँ पे कि इसके टाइप्स क्या हैं वाराबंदी के। वाराबंदी दो किस्म की होती है, कच्चा वाराबंदी, एक होती है पक्का वाराबंदी। अब कच्चा वाराबंदी क्या होती है, ये होती है कि लोगों के, ये गवर्नमेंट को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, मींस कि गवर्नमेंट की एजेंसी को नहीं रखा जाता इसमें। फ़र्ज़ कर लें कि एक गांव है, उसमें सारे किसान एक दूसरे के करीबी हैं या ख़ानदानी हैं या एक बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उनके ताल्लुकात आपस में अच्छे हैं, तो वो एक दूसरे के कहा मानते हैं, सही बराबर चल रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो बड़े अपने बिठा के उनके थ्रू वहाँ पे बातचीत करके एग्रीमेंट कर लेते हैं, पंचायत वगैरह से फैसले करवा लेते हैं कि हम इतना टाइम हम यूज़ करेंगे पानी, इतना टाइम आप यूज़ करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये है कच्चा वाराबंदी, जो कि गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता जिसमें, और उसमें पानी की डिस्ट्रीब्यूशन खुद से कर ली जाती है, तो ये भी ठीक है। लेकिन इसमें भी झगड़े कहीं ना कहीं आ जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है, जब एक दूसरे को बढ़ता देखेगा तो वो उसके अंदर हवस कह सकते हैं कि हसद पैदा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे वो झगड़े पैदा हो जाते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए वाराबंदी का सिस्टम लाया गया था। और दूसरा जो सिस्टम ज़्यादा चल रहा है हर कहने के गांव में, ये आजकल चल रहा है पक्का वाराबंदी। पक्का वाराबंदी होती है कि प्रॉपर इसमें वाराबंदी का जो इसमें रूल्स है वो इम्प्लीमेंट होते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट के एजेंसी भी इंक्लूड होती है और उसको इम्प्लीमेंट, शेड्यूल को इम्प्लीमेंट करवाती है और एग्रीमेंट करती है। हर किसान एग्रीमेंट करता है एक दूसरे किसान के साथ विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के नोटिस के ज़रिए। कच्चा वाराबंदी हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड बाय द फार्मर्स ओनली एंड देयर म्यूचुअल एग्रीमेंट। इनके एग्रीमेंट आपस में कर लेते हैं और वो गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं करते, विदाउट फॉर्मल इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट एजेंसी। कोई एजेंसी नहीं आती, कोई रोक टोक नहीं होती, तो ये आपस में एक दूसरे से सुलह मशवरे से बातचीत करते हैं। इसमें पक्का वाराबंदी में आ जाता है कि डिसाइडेड फील्ड इन्वेस्टिगेशन पब्लिक इंक्वायरी। इसमें आ जाता है कि फ़ील्ड की इन्वेस्टिगेशन की जाती है, गवर्नमेंट अदारे की एजेंसियाँ आती हैं और उसके मुताबिक देखा जाता है कि इसका इतना एरिया है और इसका इतना है, तो इसको कितना पानी दिया जाए और उसको कितना पानी दिया जाना चाहिए, कि तो उसके अकॉर्डिंग पानी का टाइम ड्यूरेशन इनका होता है कि इसको इतना टाइम के लिए पानी दिया जाएगा, इसको इतने के लिए। तो यहाँ पे प्रॉपर चैनल जो है, यहाँ पे गवर्नमेंट की एजेंसियाँ आ जाती हैं, तो ये पक्का वाराबंदी कहलाती है, जिसमें प्रॉपर जो वाराबंदी के मीनिंग है वो फुलफ़िल होते हैं। इसके बाद आता है ओल्ड फार्मर स्टेब्लिश, कच्चा वाराबंदी के जो पुराने जो थे किसान थे, उन्होंने कच्चा वाराबंदी को इंट्रोड्यूस करवाया गया। और ऑपरेटेड बिलो प्रोपोर्शनल अनगेट आउटलेट और विच आल्सो ऑपरेटेड बिलो प्रोपोर्शनल और अनगेटेड। अब इसमें आउटलेट जिनको मोगा कहा जाता है, जिससे पानी फार्म के अंदर एंटर होता है, तो उधर वो अनगेटेड होते हैं, ठीक है। तो कच्चा वाराबंदी यही होती है कि आपस में एग्रीमेंट कर लिया तो उसमें गेट्स नहीं लगाए जाते आउटलेट पे, ठीक है, और पानी की इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। और फ्लेक्सिबल मेथड है पानी की डिस्ट्रीब्यूशन करने का, वो एक कह लें कि अगर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो वो बहुत अच्छा वो भी मेथड है। वाइल द टर्न ड्यूरेशन वर प्री डिटर्मिनेड, तो ये पहले से डिसाइडेड होता है इसमें कि पानी की कितना आपको मिकदार चाहिए, ड्यूरेशन पहले से सब कुछ डिसाइड होता है इसमें। दूसरा पक्का वाराबंदी में थ्रो एग्रीमेंट, ठीक है। लार्ज डिग्री देन द टाइमिंग वर नॉट फिक्स अलाउइंग फॉर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज ऑफ टर्न्स। इसके बाद दिस आल्सो इंश्योर वाटर फॉर ऑल फार्मर्स इन डेट व्हेन द वाटर कोर्स फ्लो was temporarily disrupted for some sudden canal closure or for other reason of water storage, the restoration of the supply condition would allow the cycle to continue at the farm where the water was lost। वो कहता है कि यहाँ पे कि अगर पानी को इंश्योर करता है इस सिस्टम के थ्रू, हर फार्मर को पानी मिलने की इसकी कैपेबिलिटी है, ठीक है। वो इस तरह के अगर पानी थोड़ी देर के लिए कहीं रुक जाता है किसी भी वजह से, केनाल अचानक बंद होने की वजह से या किसी और वजह से, फॉर द अदर रीज़न ऑफ वाटर स्टोरेज, रिस्टोरेशन ऑफ द सप्लाई कंडीशन,
ये सप्लाई की जो कंडीशन है वो इसको अलाउ करती है कि साइकिल कंटिन्यू रहे एट द फार्म वेयर द वाटर, उस फार्म तक जहाँ पे पानी आखिरी लास्ट जो रिसीव हो रहा था, तो इस साइकिल के थ्रू वो पानी उस तक पूरा पहुँचेगा। ठीक है, इसमें पानी की रुकावट के अगर थोड़ी देर की रुकावट होगी तो वहाँ पे पानी रुक नहीं जाएगा फ़ौरन, तो उसमें यहाँ पे साइकिल का उसका कंप्लीट होगा, पानी मिलता रहेगा उनको थोड़ी देर तक, लास्ट जो आपको पानी पहुँचा रहे हैं जिस फार्म में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे वो कहता है द रीज़न फॉर हैविंग अ कच्चा वाराबंदी स्टिल इन ऑपरेशन एज द परफॉर्म मेथड इन द साउथर्न पंजाब एंड द सिंध इज attributed to the more skewed distribution of the land favoring the large। वो कहता है वहाँ पे अभी भी ये कच्चा वाराबंदी चल रही है, और जिसके कारण यहाँ पे जो बड़े जो लैंड ओनर्स हैं, ठीक है, जो बड़े किसान हैं वहाँ पे वो जो है उसकी वजह से वही वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट्स वगैरह हैं, ठीक है, झगड़े वगैरह चल रहे हैं ज़मीनों के, तो वहाँ पे बहुत डिफरेंस है छोटे और बड़े किसानों में। तो यही वजह है कि कच्चा वाराबंदी के थ्रू अब इसमें कहते हैं सेंट्रल पंजाब में ये मेजॉरिटी जो है वहाँ पे पक्का वाराबंदी की तरफ आ चुकी है, जिसकी वजह से पानी के मामला हल हो रहे हैं। फिर यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ वाराबंदी आता है, शेड्यूल को किस तरह कैलकुलेट करके हम उसको टाइम ड्यूरेशन अलॉट करते हैं। इसके बाद वो कहता है कैलकुलेटिंग द ड्यूरेशन ऑफ द वाराबंदी टर्न गिव्स टू द पार्टिकुलर फार्म प्लॉट सम अलाउंस इज एडिड और कंपनसेट फॉर द टाइम टेकन बाय द फ्लो टू फिल द पार्ट। वो कहता है कि यहाँ पे जो है ना पानी, जब मैंने आपको अभी बताया कि खाला जो होता है उसको फिल करने के लिए पहले पानी रिक्वायर्ड होता है थोड़ा सा, ताकि वो पानी मूव कर सके। पहले पानी फिल होता है उसमें, उसको फिलिंग टाइम कहते हैं पानी का। जब पानी थोड़ा सा उसमें मिकदार में आ जाता है तब वो फ्लो करने लगता है, आगे की तरफ मूव करता है, तब वो दूसरे फार्म तक पहुँचता है। तो उसकी फिलिंग टाइम जो है वो उसका टाइम ज़ाया हो जाता है उधर उस किसान का जिसको पानी मिलना था। ठीक है, और टाइम स्टार्ट हो गया था उसका, तो तब ये जब पिछले वाले का टाइम ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो वो तो अब पानी जो है अगले के लिए निकलने के लिए वहाँ पे पहले खाला भरेगा, फिर वो चलेगा पानी, फिर उसके फार्म पे पहुँचेगा, तो वो टाइम है फिलिंग टाइम कहलाता है, यानी कि खाला भराई टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, वाटर कोर्स खाला भराई टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ये टाइम जो है इसकी वजह से उसको कंपनसेट दिया जाता है, टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है उसको, उसके लिए, उस फार्म के लिए। अब सम टाइम ये भी होता है कि पानी ऐसे है कि पिछले पे फार्म पे जो है पानी का बहुत से कह लें कि आप स्ट्रीम पे किसी ब्लॉकेज की वजह से पानी जो है वो ऊपर काफ़ी उसका राइज़ हो गया है वाटर लेवल। ठीक है, पानी वाटर लेवल भरने की वजह से, काफ़ी भरने की वजह से, रुकने की वजह से फार्म से पानी आगे दूसरे कमांड में जा रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें ज़्यादा पानी जा रहा है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि पानी थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं जा रहा, वो ओवरफ्लो होके या किसी और वजह से जा रहा है, तो वो उसका जो टाइम है वहाँ से वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसको एक्स्ट्रा पानी भी मिल रहा है, तो टाइम इसका जो है वो तेज़ी से चला देते हैं, मीन्स कि पानी उसका टाइम थोड़ा कम कर देते हैं उसके थ्रू, कि वो पानी उसको एक्स्ट्रा भी मिल गया वहाँ पे ओवरफ्लो या ब्लॉकेज की वजह से जो पानी अप स्ट्रीम पे बढ़ गया था उसकी वजह से। ठीक है, तो कभी पानी कम हो जाता है तो उसकी फिलिंग टाइम के लिए वो कंपनसेशन देते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि पानी जो है फिल काफ़ी हो जाता है वाटर कोर्स, और वो ब्लॉकेज की वजह से या फिर दूसरे फार्म को मिलने लग जाता है, तो वो जिस फार्म को मिलता है एक्स्ट्रा पानी, तो वो उसका टाइम वहाँ से डिडक्ट कर लेते हैं उसके एक्चुअल टाइम में से। इट इज़ कॉल्ड निकाल। ठीक है, निकाल कहते हैं ड्रेनिंग टाइम इसको, और ये ड्रेनिंग टाइम यूज़ होता है, इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द टर्न ड्यूरेशन ऑफ डेट फ्रॉम प्लाट। ये जिस जगह से पानी उसको मिलता है, ठीक है, जिस फार्म को मिलता है उसके वहाँ से डिडक्ट कर लेते हैं टोटल टाइम में से। इसके बाद यहाँ पे वो कैलकुलेशंस की बात कर लेते हैं इसमें, कि वो कैलकुलेशन फार्मूला के थ्रू किस तरह की जाती है कि इसको टाइम इस किसान के इतने एरिया के लिए इरिगेट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, कितना टाइम देना चाहिए इसे, तो कैलकुलेशन की जाती है। ये फार्मूलाज आपके सामने है। कैलकुलेशन फॉर द वाराबंदी शेड्यूल स्टार्ट फ्रॉम डिटर्मिनिंग द ऑब्जर्वेशन टोटल सच फिलिंग टाइम। फिलिंग टाइम आपको बता दिया क्या होता है। ठीक है, इसके बाद ड्रेनिंग टाइम भी बता दिया है कि यहाँ पे जो ड्रेनिंग टाइम यहाँ पे माइनस किया जाता है अक्सर, ठीक है, टोटल टाइम में से, कि जिसमें एक्स्ट्रा पानी जो भर गया आपका और वो दूसरे फार्म को मिल गया, तो उसके जो है टोटल जो कोर्स का ड्रेन टाइम है उसमें से वो माइनस किया जाएगा और फिलिंग टाइम में ऐड किया जाएगा फॉर द वीकली। अब ये पूरा जो शेड्यूल बनेगा, ये कैलकुलेशन जो होगी वो वीकली बेसिस पे होगी रोटेशन की। ठीक है, एक रोटेशन अगर आप वीकली बेसिस पे कर रहे हैं तो ये एक रोटेशन करता है। यूनिट से मुराद एक रोटेशन है। ठीक है, यूनिट इरिगेशन टाइम, कि एक रोटेशन के लिए जो इसका टाइम है वो पर और इसमें एक यहाँ पे आवर्स में दिया हुआ टाइम। ठीक है, घंटे में आएगा आपके, इस जो फार्मूले दिए हुए हैं इसमें आपको घंटे में टाइम आएगा। इसके बाद है ये पर एकड़ दिया हुआ है, एक एकड़ के लिए यहाँ पे ये TU फाइंड किया हुआ है। ठीक है,
और ये TU जो है ये आपका जो हर फार्मर के लिए सेम आ रहेगा वाटर कोर्स, बिकॉज कि ये है वाटर कोर्स जो है जहाँ से पानी आ रहा है वो नाली तो सबके लिए सेम है, ठीक है, वो एरिया सबके लिए सेम है। तो वो टाइम है उसमें उस टाइम के लिए वो सबके लिए हर फार्मर के लिए वो टाइम सेम रहेगा, ठीक है, फार्मर का लिए वो टाइम सेम रहेगा, ये बात याद रखनी है आपने। इसके बाद आता है यहाँ पे TF जो है कट फिलिंग टाइम है, ड्रेनेज टाइम है, वो उसको प्लस करेंगे 168 में और TF को माइनस करेंगे यानी कि फिलिंग टाइम को माइनस करेंगे। और इसमें C क्या है, कल्चरल एबल कमांड एरिया ऑफ द वाटर कोर्स, ठीक है। अब ये जो है कमांड एरिया है यानी कि जिसमें पानी को थ्रू प्रॉपर शेड्यूल फिल किया जाए, ठीक है, ये वो एरिया है वाटर कोर्स का जिसको थ्रू प्रॉपर शेड्यूल, ठीक है, एक शेड्यूल के थ्रू हम कहते हैं कि इतने टाइम में ये वाटर कोर्स यानी कि पूरा वो जो वाटर कोर्स बनाई है वो सब हर फार्मर के लिए उतनी ही रेंज की होगी, वो सेम उसका क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है, आप कह सकते हैं। जब क्रॉस सेक्शन उसका सेम है तो यहाँ कमांड एरिया भी सेम है, कमांड एरिया सेम है तो यहाँ पे प्रॉपर उनको वाटर कोर्स का जो है कल्चरेबल एरिया वो सेम रहने वाला है। तो C की वैल्यू भी सेम रहेगी सबके लिए, तो ये C यहाँ पे डिवाइड होगा। अप्रोक्सीमेट ये यहाँ पे 1200 यहाँ पे कह लें कि एकड़ आता है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। फिर यहाँ पे TU सबके लिए सेम रहेगा और T यहाँ पे जो टोटल टाइम है जो हर फार्मर को मिलने वाला है वो उसके एरिया पे डिपेंड करता है। देख सकते हैं दूसरा फार्मूला उसके लिए है, उसमें एरिया जो है फार्म का हर फार्मर के लिए अलहदा से आएगा और बाकी चीज़ें सेम रह जाएंगी। तो इसमें फार्मर के लिए टाइम कैलकुलेट हो जाएगा घंटे के अंदर पर एकड़ के, इतने एकड़ के लिए उसके लिए ये टाइम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूँ आ जाएगा इसका शेड्यूल है और ये हर फार्मर के लिए चेंज होगा, एरिया बड़ा होगा तो टाइम उसका ज़्यादा रिक्वायर हो उसके लिए यूज़। वो कहता है ये वाराबंदी सिस्टम जो है ये एज़ पर लीगल सिस्टम है, ये एक लीगल सिस्टम है, इसको कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता। ये यहाँ पे एक्ट बताए हुए हैं कि इस एक्ट के थ्रू ये सारा यहाँ पे सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये सारे एक्ट हैं, इसमें इन रूल्स में सारा ये डिस्कस किया गया है इस सिस्टम के बारे में। अगर इस सिस्टम को कोई कैनाल ऑफिसर आके अथॉरिटी के थ्रू अपने वो रोकना चाहे या कुछ इंटरफेयर करना चाहे उसमें तो वो नहीं कर सकता, उसको ये अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये एक्ट्स में ये सब कुछ बताया हुआ है इस सिस्टम के बारे में। तो ये एक लीगल सिस्टम है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को वो नहीं रोक सकते कैनाल ऑफिसर आके या कोई बाहर का बंदा आके, जब तक ये इरिगेशन की अथॉरिटी जो है वो उसको प्रॉपर चैनल आके ना रोके, ठीक है। तो वो इसकी एक सिस्टम को, वाराबंदी सिस्टम को नहीं रोक सकती अपनी मर्ज़ी से। इसमें फिर आ जाते हैं कि स्टेप वाइज जो प्रोसीजर यूज़ होता है ऑफिशियली इस सिस्टम में आने के लिए, यानी कि अगर पक्का वाराबंदी उसने करनी है गवर्नमेंट के थ्रू तो वो किस तरह फार्मर कर सकते हैं। तो उसमें पहला स्टेप जो है वो फार्मर को रिक्वायर्ड होता है कि वो सबमिट करे एक एप्लीकेशन, उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है सिंपली एक कैनाल ऑफिसर को, ठीक है, डिवीज़न कैनाल ऑफिसर जो उस डिवीज़न में होता है, ठीक है। उसमें उस पर 2 रुपये की एक स्टैंप लगती है, ठीक है। तो ये पुराने लिखे हुए तो इसमें 2 रुपीज़ स्टैंप लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आजकल तो वो स्टैंप थोड़ी महंगी हो गई होगी, तो 2 रुपीज़ पे उस पर स्टैंप लगती होती थी, तो उस पर फिक्स कर जाता था कोर्ट की फ़ीस जो कि उसमें यूज़ होती थी, ठीक है, कोर्ट की फ़ीस होती थी वो जिसके थ्रू वो एप्लीकेशन दे रहा था उसके ऑफिसर को। अब एप्लीकेशन आ गई, एप्लीकेशन में जो 2 चीज़ें लिखी होनी चाहिए थी वो ये थी कि ये लैंड किसकी है, किसकी मलकियत है, मलकियत लिखी हो, और दूसरी ये कि ये सोर्स फ्रॉम विच द फार्मर इज़ ऑलरेडी, कि किधर से ये पानी इरिगेट कर रहा था पहले, इससे पहले या फिर जिस बंदे से ये मदद ले रहा था पहले, तो वो भी उसके बारे में बताया जाए। तो यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा फार्मर भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि वो हो सकता है एक उसी की मलकियत ना हो या किसी और की भी हो, तो 2-3 आ सकते हैं। व्हेन एप्लीकेंट इज़ रिसीव्ड अंडर दी सेक्शन, अब इस सेक्शन के थ्रू अगर एप्लीकेशन उसकी रिसीव हो जाती है तो क्या किया जाता है, अगर उसकी एप्लीकेशन को जेन्युइन माना जाए कि वो जेन्युइन है, यानी कि वो प्लाट उसी का है, वो सारा कुछ उसी का है, तो वो सही कह रहा है, अगर वो जेन्युइन लगता है तो फिर वो सब डिवीजनल ऑफिसर SDO के पास आता है और वो एप्लीकेशन उसकी आती है। तो इट विद दी पार्ट वाटर कोर्स प्लान, तो फिर उसके साथ वो वाटर कोर्स प्लान को उसने जो उसको दिया होता है, ठीक है, वाटर कोर्स प्लान को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये वाटर कोर्स प्लान जो एरिया वो इसी का है फलां फलां, सारी जो उसमें वाटर कोर्स प्लान भी आ जाता है, उसमें जो उन्होंने बनाना है बाद में, ठीक है, वो प्लान भी आ जाता है। तो उसमें सारी उसकी रिपोर्टिंग, उसकी चेकिंग के लिए यहाँ पे वो ऑफिसर आगे भेजता है उसकी एप्लीकेशन, जिसमें अटैचमेंट की जाती है एक प्रूफ के साथ कि यहाँ पे ये नेचुरल केस है, ठीक है, इसमें यहाँ पे जितना एरिया है वो सारा उसमें कितना इसका अपना एरिया और बाकी जो एक्स्ट्रा है उसमें हमें कहाँ पे किस तरह पानी यानी कि उस फार्म तक लेके आना है, तो वो सारा उसके बारे में प्लान एक व्यू बनाया जाता है। उसको सेक्शन चक प्लान कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है वाटर कोर्स के साथ।
तो ये आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे वो कहता है कंप्लीट चकबंदी मैप बिलो द आउटलेट। अगर ये वाराबंदी पहली दफ़ा हो रही है, ठीक है, इस बंदे के साथ या उस एरिया में पहली दफ़ा की जा रही है, तब वहाँ पे एक अलहदा से प्लान, दोबारा से न्यू प्लान बनाना पड़ेगा चकबंदी के लिए, ठीक है। एक मैप दिया जाएगा, आउटलेट दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि आउटलेट कहाँ पे चाहिए, चकबंदी यहाँ पे कहाँ से पानी लाना है और कहाँ पे निकालना है, तो सारा उसके लिए एक प्रॉपर मैप दिया जाएगा। तो वो सारी डिस्कशन होगी। फिर यहाँ पे उसके जो है एप्लीकेशन जो है उसकी जो है, जहाँ पे कह सकते हैं पटवारी जो लेके आया ज़मीन, ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए फ़र्दर जो है यहाँ पे एसडीओ से जो उसकी एप्लीकेशन है वो जाएगी उस एरिया के डिप्टी कलेक्टर के पास, ठीक है, जो कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और ज़िलेदार के थ्रू जाएगी, ठीक है। तो ज़िलेदार को वो कहेगा आगे डिप्टी कलेक्टर के, आप इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें और फिर बताएं कि ये एरिया जो यहाँ पे मैप बना हुआ है ये सही है, इस एरिया में उसका, इस मैप के अंदर उसका एरिया आता है और कहाँ कहाँ आता है और कहाँ नहीं आता। तो वो सारा एरिया को मैपिंग करेगा, एक स्केच बनाएगा, ठीक है। तो ये पटवारी के ज़िम्मे है। तो वो बना के उसको देगा कमांड एरिया का, अकॉर्डिंग टू डिटेल एंड वाटर कोर्स प्लान अटैच टू द एप्लीकेशन आइडेंटिफाई द एरिया ओन्ड बाय एप्लीकेंट। वो सारा एरिया का बताएगा कि ये एरिया कौन सा इसका और कौन सा नहीं है। तो पटवारी जो है वो सारे एरिया एप्लीकेंट का देखेगा, बाउंड्री देखेगा, चकबंदी देखेगा कि वहाँ पे जो मार्किंग हुई है प्लान सही है, अकॉर्डिंग टू जो वहाँ पे एक्चुअल कंडीशन है उसके मुताबिक ही प्लान बना हुआ है, कोई उसमें मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो अगर है तो वो करके देगा, ठीक है, अगर नहीं है तो वो वैसे ही उसको ओके करके आगे भेज देगा। और वो इन्वेस्टिगेशन भी करेगा एक तरह से इसके मैप के थ्रू उस बंदे की कि क्या वो झूठ तो नहीं बोल रहा या एरिया ज़्यादा तो नहीं बता रहा अपना। दैन दी पटवारी रिपोर्ट दी डिटेल टू ज़िलेदार, और ज़िलेदार को पटवारी रिपोर्ट देगा अपनी, और सीनियरिटी बेसिस पे वहाँ पे सेंड रिपोर्ट टू दी सब डिवीजनल ऑफिसर। फिर वो रिपोर्ट दोबारा सब डिवीजनल ऑफिसर के पास जाएगी थ्रू दी डिप्टी कलेक्टर। जिस तरह आई थी रिपोर्ट वैसे ही वापस जाएगी। एक्चुअली यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की गई है उस एरिया की कि वो एरिया सही बता रहा है बंदा या नहीं। तो वो ऑफिसर को पता लग गया अब एरिया सही है, और अगर मॉडिफिकेशन ज़रूरत रिक्वायर्ड थी तो वो कर दी गई है उसमें, ठीक है। अब प्लान प्रॉपर आ गया है उसमें। अब वो प्लान आने के बाद वो सब डिवीजन ऑफिसर 14 दिन के लिए एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें सब फार्मर्स को कहा जाएगा कि उनका सब्जेक्ट डेट और टाइम जो है प्लेस, वहाँ पे उनकी आपस में मीटिंग करवाई जाएगी, इंक्वायरी हेल्ड होगी 14 दिन के नोटिस के अंदर। वहाँ पे इन रूल्स के तहत उनके जो सिग्नेचर लिए जाएंगे, उनके दरमियान एग्रीमेंट किया जाएगा। सब उस एरिया में जितने भी फार्मर्स हैं उनकी वाराबंदी, उनको सिस्टम वाटर डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करने के लिए उनके दरमियान एक एग्रीमेंट करवाया जाएगा, जिसमें उनके थंबनेल वगैरह उनके लिए जाएंगे, ताकि बाद में कोई मुकर ना सके अपनी बात से, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट ना हो, तो उसकी वजह से वहाँ पे प्रॉपर एग्रीमेंट मीटिंग कंसल्ट की जाएगी 14 दिन के नोटिस के बाद। वहाँ पे सब डिवीजनल ऑफिसर, ये 14 दिन के अंदर अंदर मीटिंग हेल्ड होगी, ठीक है। उसके बाद आता है सब डिवीजनल ऑफिसर हु फंक्शन एज अ कैनाल मजिस्ट्रेट एक्सप्लेन दी proposed वाराबंदी टू दी शेयर होल्डर प्रेजेंट इन दी ओपन कोर्ट रिकॉर्डेड दी स्टेटमेंट इन दी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सब डिवीजनल ऑफिसर जाता है कोर्ट के अंदर, ठीक है, अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है कि हमने ये इस तरह लैंड इसको इरिगेट करने के लिए वाराबंदी का सिस्टम प्रोड्यूस करवाया, ठीक है। फाइंडिंग ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट एंड दी, वो सारे जो हमने चेक कर लिया है सारा सिस्टम, यानी कि चेकिंग बताएगा वहाँ पे, इसका ऑब्जेक्टिव बताएगा कि इनका क्या मकासद है, पानी क्यों लेना चाह रहे हैं, वो तो सारी स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवाएगा, वो आपकी लिख ली जाएंगी, ठीक है, जजमेंट हो जाएगी उसकी, और एक नई वाराबंदी का जो शेड्यूल है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। द ऑर्डर अलॉन्ग विद द न्यू वाराबंदी शेड्यूल इज़ एक्सप्लेन फर्दर फॉर द ज़िलेदार एंड इज़ इम्प्लीमेंटेड एट द साइट। उस साइट पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये कोर्ट में जब ये पूरी कह लें कि स्टेटमेंट देने के बाद हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा, रिटर्न में आ जाएगा सब कुछ, तो फिर उसके बाद न्यू वाराबंदी शेड्यूल जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा ज़िलेदार के ज़रिए। अब ज़िलेदार को वो शेड्यूल दे दिया जाएगा बाय दी कैनाल ऑफिसर, एसडीओ के ज़रिए वो ज़िलेदार को पहुंचेगा शेड्यूल के, इतना पानी इस एरिया के लिए रिक्वायर्ड है, इतना टाइम इसके लिए पानी का लगेगा। तो वो ज़िलेदार आगे उनको इम्प्लीमेंट करवाएगा साइट पे अपनी उस एरिया में, ठीक है, कि किसको कितना पानी चाहिए। अ कॉपी ऑफ द न्यू वाराबंदी इज़ आल्सो हैंड ओवर टू दी लंबरदार, ठीक है। लंबरदार उस एरिया का जो होगा उसको भी यहाँ पे उसकी एक कॉपी दी जाएगी शेड्यूल की, ठीक है, ताकि वो शेड्यूल रहे और उससे उसके अकॉर्डिंग पानी सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके।
फिर इसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं वाराबंदी। इस तरह ये एक एप्लीकेशन होती है, ठीक है, उसके थ्रू शेड्यूल जारी किया जाता है जो कि ज़िलेदार को दिया जाता है। ये शेड्यूल है, ठीक है, जो आखिरी जो 5वां स्टेप है उसमें कोर्ट में स्टेटमेंट दी जाती है कि ये आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं हम, ठीक है, वो रिटर्न में आ जाता है। रिटर्न में आने के बाद अगले ही दिन उनको नोटिस जारी हो जाता है यहाँ पे कि इतने एरिया के लिए इतना, इस किसान के लिए, किसान के नाम के साथ ये देख सकते हैं टाइम, वक्त के यहाँ पे बताया हुआ, वक्त के साथ औकात बताए हुए हैं, ये सारा कुछ डिस्कशन की गई है यहाँ। तो एग्जैक्ट टाइमिंग बताई हुई है हर किसान को कितना टाइम दिया जाएगा पानी के लगाने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह की एक एप्लीकेशन यहाँ पे शेड्यूल जारी किया जाता है जो कि लंबरदार और वहाँ के ज़िलेदार को दिया जाता है, छठा स्टेप, ठीक है। ये उसकी एग्जांपल है। इसके बाद कंक्लूजन की तरफ आते हैं। कंक्लूजन में वो कहता है कि ज़्यादातर जो सेंट्रल पंजाब के एरिया में ऑफिशियली जो ज़्यादातर वाराबंदी यूज़ होती है आज के दौर में पक्का वाराबंदी है, बिकॉज के इसमें डिस्प्यूट जो झगड़े बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, और सबको इक्वल पानी की जो है फराहमी मुहैया मिल जाती है। दी 22 सैम्पल वाटर कोर्स स्टडीज़ एट द 6 सिलेक्टेड, कहता है सिलेक्टेड एरियाज़ में से हमने कुछ एरियाज़ में 22 सैंपल देखे, और 22 सैंपल यानी कि एक सर्वे किया गया, सर्वे यानी कि 22 सैंपल लिए गए। उनके सैंपल्स में हमें देखा कि सिर्फ दो सैंपल ऐसे थे जिनमें कच्चा वाराबंदी के थ्रू सिस्टम चल रहा था, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ बहुत कम कच्चा वाराबंदी सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है काफ़ी एरियाज़ में। तो पक्का वाराबंदी की तरफ लोग का रुझान ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और हाउएवर जबकि ओनली 5 ऑफ द वाटर कोर्स हैड देयर ऑफिशियली वाटरबंदी शेड्यूल ड्रान विद इन दी लास्ट 5 ईयर, जो कि 5 साल से ऑफिशियली वाराबंदी शेड्यूल के मुताबिक चल रहे थे, वो 5 थे। और ओवर हाफ ऑफ द वाटर कोर्स हैड, और उनमें से ओवर हाफ ऑफ द वाटर कोर्स हैड पक्का वाराबंदी शेड्यूल मोर दैन द 10 ईयर, और आधे से ज़्यादा जो थे उनमें कह लें कि पक्का वाराबंदी के शेड्यूल पिछले 10 सालों से इंप्लीमेंट हुए हैं। और इन रिसेंट ईयर यानी कि पक्का वाराबंदी ज़्यादा इंप्लीमेंट हो रही है। इसके बाद आ जाता है कि रिसेंट ईयर द फार्मर सीम टू हैव शोन एन इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू मॉडिफाई देयर वाराबंदी शेड्यूल देमसेल्फ व्हेन एवर द नीड अरोजन। वो कहते हैं वाराबंदी इस शेड्यूल को यानी कि फार्मर के ज़रिए भी इसमें जो है मुदाखलत आ रही है। जिस तरह फार्मर्स को अगर कोई ज़रूरत लगे मॉडिफिकेशन करने की, तो वो शेड्यूल में मॉडिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे दरख्वास्तें देते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। यानी कि उनकी तरफ से भी जब कोई प्रॉब्लम कोई उन्हें लगती है आने वाली है, तो उसके तहत वो सारे मिल के एक एप्लीकेशन देते हैं कि मॉडिफिकेशन इसमें ये की जाए, तो वो डिपार्टमेंट के थ्रू मॉडिफिकेशन उसमें कर दी जाती है। और इस तरह ताकि जो है डिस्प्यूट्स कम से कम हो सके, तो ये डिपार्टमेंट के ज़िम्मे होता है। तो ये इसकी कंक्लूजन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पक्का वाराबंदी की तरफ लोग आ रहे हैं। हिस्ट्री में इसके डिस्प्यूट की वजह से यहाँ पे जो है कच्चा वाराबंदी से पक्का वाराबंदी की तरफ आया जा रहा है। थैंक यू।